नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा IKS। और इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है ज्योतिष, जो 6 वेदांग में भी आता है। ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। भैया, जैसे हमारी आंखें काम करती हैं, इसी प्रकार से हमारे यहां शास्त्रों में ज्योतिष का योगदान माना गया है। ज्योतिष का नाम पढ़ते ही लोग बाग जैसे कि किसी भविष्य की बात को जानने की बात चल रही हो, इस प्रकार से ज्योतिष का परिचय रखते हैं। वास्तविकता हमारे संस्कृत में जो ज्योतिष है ना, वो खगोल और खगोल में जो हमारे ग्रह नक्षत्र वगैरह हैं, उन सब की दिशाओं और दशाओं का ज्ञान करवाने का काम करता है। तो चलिए, ज्योतिष के जो मुख्य आधार हैं, हम उनकी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ज्योतिष की किसी भी गणना को जानना हो तो हमें पंचांग की जरूरत होती है। जैसे हम कोई भी प्लान करते हैं तो आजकल कैलेंडर का उपयोग करते हैं, ऐसे भारतीय परंपरा का जो कैलेंडर है उसको पंचांग कहा जाता है। पंचांग में 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। आज कौन सी तिथि है, आज कौन सा दिन है, तारीख के हिसाब से आपको इंग्लिश कैलेंडर में भी मिल जाएगा कि आज कौन सी तारीख है और आज कौन सा दिन है। लेकिन हमारे यहां तिथि और वार के अतिरिक्त आज कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में भी कौन सा चरण है, और उसके बाद आज कौन सा योग है और आज कौन सा करण है, ये 5 चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हमारे यहां दिन तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इस प्रकार से 7 ही हैं। दिन में तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन इनके आधार पे जब हम ज्योतिष में जाते हैं तो हमारे यहां नवग्रह हैं। इसमें राहु और केतु जुड़ जाते हैं। देखिए, और ग्रहों की बात हम नहीं कर रहे हैं। प्लूटो, नेपच्यून वगैरह जो हैं, उनकी चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में यही मुख्य 9 ग्रह हैं जो आपकी कुंडली पे सर्वाधिक जिनकी असर पाई जाती है, या खगोल में सर्वाधिक जो असर कारक है। तो 9 ग्रह हो गए। तिथि हमारे यहां आपको पता है कि प्रतिपदा से शुरू होती है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर एक बार पूर्णिमासी आती है, और फिर इसी प्रकार की कृष्ण पक्ष की तिथियां चलती हैं, तो उसके बाद अमावस आती है। तो प्रतिपदा से शुरू होकर के जब पूर्णिमा पे जाकर के पूर्ण होती है तो ये हमारे यहां होता है शुक्ल पक्ष, और प्रतिपदा से शुरू होकर के जब अमावस्या पे जाकर के पूर्ण होता है तो उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो इस प्रकार से हमारे यहां कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इस प्रकार से महीना 2 भागों में विभाजित होता है, और इन दोनों के मिलने से पूरे माह की रचना होती है। अब जो हमारे यहां 27 नक्षत्र हैं, ये चंद्रमास के प्रतीक है, और हमारे यहां जो 12 तिथियां हैं, ये हमारे यहां सूर्य मास की प्रतीक है। तो जो 27 नक्षत्र हैं, चलिए हम उनके नाम भी जान लेते हैं। कुछ विद्यार्थी इसको लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं थोड़ा और स्लो कर लेता हूं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। अब देखिए, प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं, तो 27 गुणिया 4 जब आप करेंगे तो ये संख्या आपको मिलेगी 108। हमारे यहां 12 राशियां हैं, और 12 राशि कौन कौन सी हैं, चलिए वो भी आप लिख लीजिए।
मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। अब 108 कुल जो अक्षर हैं, प्रत्येक चरण का एक एक अक्षर होता है। जैसे चू, चे, चोला, अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र है, इसके 4 चरण हैं। पहला है चू, चे, चो, ला। यानी पहले चरण में, यानी अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में अगर बालक का जन्म हुआ है तो उसका नाम चू से होगा। उसका नाम चा से नहीं हो सकता है, उसका नाम चे से नहीं हो सकता है, चू से होगा। आप चुनाव सिंह नाम रख दीजिए। अगर अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में किसी बालक का जन्म हुआ है तो उसका नाम चू से रखा जाएगा, चा से नहीं, ची से नहीं, चे से नहीं। ये इसका नियम है। इस प्रकार से प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण जो होते हैं, कुल 27 नक्षत्र हैं, 27 गुणिया 4 करते हैं तो 108 अक्षर हैं। 12 राशियों में विभाजित करते हैं, 108 को 12 से भागाकार करते हैं तो हमारे पास एक राशि में 9 चरण उसके भाग में आते हैं और कोई भी राशि उसमें 9 अक्षर होते हैं जिनके आधार पर बालक का नामकरण किया जा सकता है। भारतीय परंपरा में इन नक्षत्रों को भी हम आकाश में देख सकते हैं और इन ग्रहों को भी हम आकाश में देख सकते हैं। और इन नक्षत्रों और ग्रहों की गति के आधार पे ही हमारे यहां सारी प्रणालियां और सारी कार्य पद्धतियां चला करती हैं। जब हम रामायण को पढ़ते हैं, जब हम महाभारत को पढ़ते हैं, जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो उनमें इन्हीं ग्रह नक्षत्र वगैरह की बात कह करके और बहुत से ऐसे प्रमाण और साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हैं जिनके आधार पे हम आज इनकी डेटिंग कर सकते हैं। देखिए, बड़ा ही सुयोग्य अवसर है। इस समय इनके ऊपर श्रेष्ठता के साथ कार्य किया जा सकता है क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का शासन है। यहां पे वामपंथी इतिहासकार इस समय अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। इस समय अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, कुछ नया मक्खन अमृत निकालते हैं तो वो लोगों तक अवश्य पहुंचेगा। सरकार के माध्यम से ना पहुंचे तो आपके पास तो आजकल तो ये YouTube इतना बढ़िया साधन हो गया है कि कुछ दिन प्रयत्न करेंगे तो अच्छी बात अगर होगी तो लोगों तक पहुंच ही जाएगी। तो ज्योतिष का बड़ा महत्व है। हमारी भारतीय परंपरा के जो बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं उनमें वराह मिहिर एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा जितने भी मैथमेटिशियन हैं, चाहे वो आर्यभट्ट हों, चाहे वो अन्य जो हमारे मनीषी हैं, खगोल के साथ सबको लेना देना था। और जो खगोल शास्त्री हैं वो सभी ज्योतिषी थे। इस बात को आप समझेंगे। मैं जो आपसे कह रहा हूं, इस ज्योतिष के बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में भृगु संहिता का नाम आता है क्योंकि इसका प्रारंभ भी ब्रह्मा से ही माना जाता है। ब्रह्मा जी ने ज्योतिष का प्रारंभ किया था और भृगु ऋषि ने उसके ऊपर भृगु संहिता लिखी है। और फिर इस पे यवन जातक, बृहद जातक और बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन एक तरफ जहां ज्योतिष के आधार पे जन्म कुंडली, उसके फलादेश का बहुत बड़ा मार्केट है, उसी प्रकार से जिस पे नासा काम करती है, जिस पे हमारा इसरो काम करता है, वो भी ग्रहों को, नक्षत्रों को, उनकी गतियों को, उनकी चाल ढाल को समझना और उसके आधार पे प्रकृति को समझ करके और आगे क्या होने वाला है उस चीज को जान पाना, ये भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। और विशेष करके यहां सब कुछ जब निश्चित होता है तभी तो हम 100 साल पहले तक का पंचांग आपको दे सकते हैं। तो 100 साल पहले का पंचांग कैसे संभव है? हम कैसे बता देंगे कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा? वो हम तभी बता पाएंगे ना जब सब कुछ निश्चित होगा। और जब सारी चीजें निश्चित हैं तब फिर आप इस चीज को समझ सकते हैं कि भूतकाल में भी जो घटनाएं घटित हुई हैं वो सारी घटनाएं भी उसी निश्चित क्रम में हुई हैं। और इसके आधार पे हम चाहे राम का समय हो, हम चाहे कृष्ण का समय हो, चाहे कोई भी काल हो, उस काल का निर्णय इसके आधार पे अवश्य किया जा सकता है
हाँ, इसमें कुछ श्रेष्ठ कार्यों की आवश्यकता है। हम जब भी ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ भविष्य की बातों के लिए उसको पढ़ें, या हम उसके आधार पे किसका क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हस्तरेखाओं में क्या है। नहीं नहीं नहीं, ज्योतिष सिर्फ ये नहीं है। ज्योतिष है हमारे संपूर्ण सृष्टि की जो प्राकृतिक तत्व हैं, जो खगोल शास्त्र है, उसके आधार पे हमारा मार्गदर्शक है, और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को नेत्र कहा गया है। धन्यवाद।